हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग का पढ़ाई अच्छे तरह से चल रहा है। आप लोग एग्ज़ाम के लिए अच्छे तरह से प्रिपेयर कर रहे हो। तो आज हम पढ़ेंगे IGFRS। ये है इंडियन गवर्नमेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है। तो मैं हर वीडियो में ट्राई करता हूँ आप लोग के लिए एक इजी टेक्निक बनाऊँ, तो आप अच्छी तरह से याद रख सकते हो। आज भी एक इजी टेक्निक बनाया है IGFRS के लिए, आप याद रख सकते हो। हमारा क्या होता है ना, तो इसीलिए मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, एक बेस बनाया है, जिससे आप क्या कर सकते हो, एग्जाम में अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते हो। तो इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ देखिए, तो मैं आप लोग को इसको अच्छी तरह से याद करा दूंगा। बुक से पढ़ोगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, हम बहुत सारे पढ़ लेते हैं, मगर एग्जाम में जब लिखने जाते हैं ना तो कहाँ से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो ये हमको बहुत दिक्कत होता है। कुछ याद भी अच्छी तरह से नहीं आता है। तो इसीलिए हमको क्या करना है, ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिस पॉइंट से हमको मार्क मिलेगा, ठीक है, उसी बात को लिखना है। इससे हमको अच्छा मार्क मिलेगा और प्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा, ठीक है। तो इस तरह मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है उसको शॉर्टकट में बनाया, उसको आप लोग ज़्यादा दिन तक याद रख सकते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, जान लेते हैं। जब IGS पूछेगा उसमें हम क्या लिखना है, पहले हमको क्या लिखना है ना, पहले तो लिखना है ये एक्रुअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है। उससे हमको क्या हो जाएगा ना, उससे पता चल जाएगा तुमको IGS बारे में मालूम है, ठीक है। और दूसरा लिखना है, उसको कौन अप्रूव किया है ना, GSAB ने अप्रूव किया है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एडवाइजरी बोर्ड ने उसको अप्रूव किया। ये दोनों बात लिखने से जो तुम्हारा क्या करेगा, खाता देख रहा है, उसको पता चल जाएगा तुम्हें तो मालूम है, IGFRS में मालूम है। उससे क्या करेगा, तुम्हारा प्रेजेंटेशन, उससे क्या होगा, उसको पता चलेगा तुम कैसे लिखने वाले हो, ठीक है। और दूसरा हम क्या करें, मैं दो इजी टेक्निक बताऊंगा आप लोग के लिए। इजी टेक्निक क्या है ना, PPRIC। उसमें आप 5 स्टैंडर्ड को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं बताने से पहले मैं जो बनाया हूँ उसको मैं पहले क्या करता हूँ, कैसे तुम एग्जाम में लिखे हुए उसको मैं बताता हूँ, उसके बाद मैं बता दूंगा इजी टेक्निक क्या है। तुमको पहले इंटरलिंक करना पड़ेगा प्रॉपर्टी एंड प्लांट इक्विपमेंट को इन्वेंटरी से, ठीक है। जब तुम उसको पढ़ाई करोगे, इंटरलिंक करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी एंड प्लांट इक्विपमेंट को इन्वेंटरी से इंटरलिंक करना पड़ेगा। और रेवेन्यू फ्रॉम गवर्नमेंट एक्सचेंज ट्रांजैक्शन को कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट से उसको इंटरलिंक करना है। इससे क्या होगा, तुम्हारा बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा और अच्छी तरह से याद भी रह जाएगा। और प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अलग से पढ़ लेना। तो इजी टेक्निक क्या है ना, सपोज तुम P से क्या होता है तुम्हारा, एक सपोज मान लो तुम्हारा गर्लफ्रेंड का नाम P से शुरू होता है। वो क्या क्या ना, तुम्हारा प्रॉपर्टी एंड प्लांट इक्विपमेंट देख के वो सोचा तुमसे क्या कर सकता है, कुछ रेवेन्यू कमा सकता है, ठीक है। इसीलिए उसने तुम्हारा ऊपर इंटरेस्ट दिखा के तुम्हारा इन्वेंटरी है ना वो लेके चला गया। तो क्या हुआ ना, तुम्हारा गर्लफ्रेंड का नाम P से शुरू होता है, वो प्रॉपर्टी एंड प्लांट इक्विपमेंट देख के तुमसे रेवेन्यू लेके क्या क्या, तो जो रेवेन्यू क्या है, इन्वेंटरी लेके चला गया, ठीक है। और क्या हो सकता है, तुम्हें प्यार करने के लिए, ठीक है, प्यार पे रेवेन्यू इन्वेस्ट करो, प्यार पे रेवेन्यू इन्वेस्ट करो। इससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो 1 से लेकर 5 जो स्टैंडर्ड है ना, उसे हो जाएगा। P फॉर क्या होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। P फॉर क्या होता है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। R फॉर क्या होता है, रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट एक्सचेंज ट्रांजैक्शन एंड इन्वेंटरी एंड करंट लायबिलिटी, करंट एसेट, ठीक है। तो हम प्रॉपर्टी एंड प्लांट इक्विपमेंट को इन्वेंटरी से हम लिंक करते हैं। तो क्या है ना, ये एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। ये क्या प्रेस्क्राइब करता है, प्रॉपर्टी एंड प्लांट इक्विपमेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रेस्क्राइब करता है। इस तरह इन्वेंटरी भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रेस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो दूसरा क्या है, पहले हमको पता चला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। दूसरा पॉइंट हमको, पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट हमको क्या लिखना है ना, उसका इशू क्या है, प्रिंसिपल इशू बा की इशू बा प्राइमरी इशू क्या है। इस तरह का इन्वेंटरी का भी कुछ इशू है, उसका इशू क्या है
ना रिकॉग्निशन में इशू है। किसका? प्रॉपर्टी एंड प्लांट डॉक्यूमेंट है। कि टाइमिंग ऑफ रिकॉग्निशन, कब वो रिकॉग्नाइज करेगा, कैसे उसका जो कैरिंग अमाउंट होगा, जो प्रॉपर्टी एंड प्लांट डॉक्यूमेंट का कैरिंग अमाउंट उसे कैसे डिटरमाइन करेगा, डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेगा, उसका वो प्रॉब्लम है। उसको प्रिंसिपल इशू है, उसको प्रेजेंट करेगा। और इम्पेयरमेंट लॉसेस, इसी तरह इसका भी रिकॉग्निशन का प्रॉब्लम है, इसका भी रिकॉग्निशन का प्रॉब्लम, मतलब इसका टाइमिंग का है, इसका क्या है, अमाउंट ऑफ कॉस्ट का मैंने रिकॉग्निशन का प्रॉब्लम है। अमाउंट ऑफ कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज ऑफ एन एसेट, एसेट का कैसे वो रिकॉग्नाइज करेगा, अमाउंट कैसे रिकॉग्नाइज करेगा। और जब तक वो रिकॉग्नाइज नहीं करता उसको क्या करेगा, कैरी फॉरवर्ड करेगा। वो दूसरा इशू है। ठीक है, पहले दो पॉइंट हमको मिल गया, इसका इशू और इसका इशू। बाद में ये थर्ड पॉइंट क्या होगा ना, उसका एम, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का एम क्या है ना, जो उसका जो स्टैंडर्ड का एम क्या है, एम क्या है ना, एम कैटेगराइजिंग एसेट को कैटेगराइज करेगा, एसेट को क्या करेगा, कैटेगराइज करेगा। किससे? अकॉर्डिंग टू द नेचर, उसका नेचर, जिसका जो नेचर होगा उससे उसका कैटेगराइज करेगा। दूसरा क्या करेगा ना, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेगा। जो एसेट का डेप्रिसिएशन सारे एसेट का अलग अलग होता है, तो उसका क्या करेगा ना, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेगा। इस तरह भी इन्वेंटरी का भी एम है। इन्वेंटरी का एम क्या है ना, जो जब इन्वेंटरी वो क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, तब वो क्या करेगा ना, यूजिंग करेगा एक्रूअल प्रिंसिपल यूज करेगा। बोथ एज चार्जिंग और एक्सपेंसेस और क्लोजिंग स्टॉक। जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, जो एक्सपेंसेस होता है, उसको भी वो मेंशन करेगा। ठीक है, उसका एम है। ये भी तीसरा पॉइंट होगा। जो 4 पॉइंट क्या है, 4 पॉइंट वो सारे के लिए कॉमन है। ठीक है, जो 4 पॉइंट होता है ना, ये जो स्टैंडर्ड होता है ना, ये जो 3-4 स्टैंडर्ड होता है ना, उसी के लिए कॉमन होता है। किसके लिए ना, क्या होता है 4 ना, वो कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड गाइडेंस टू पायलट स्टडी के लिए। ठीक है, जो पायलट स्टडी है उसके लिए वो क्या करेगा, गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। इसमें भी लिख सकते हो, किसमें ना, रेवेन्यू में भी लिख सकते हो, इन्वेंटरी में भी लिख सकते हो, कंटीजेंट लायबिलिटी और कंटीजेंट एसेट में भी उसको लिख सकते हो। क्या कहता है, प्रोवाइड करता है पायलट स्टडी के लिए, गाइडेंस प्रोवाइड करता है। और दूसरा कॉमन क्या है, सारे में दूसरा कॉमन क्या है, और एक दूसरा कॉमन है जो वो क्या करता है ना, इवेंचुअल डेवलपमेंट ऑफ ए कॉमन रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। वो इवेंचुअल डेवलपमेंट करता है कॉमन रिपोर्टिंग ऑफ ए फ्रेमवर्क, ऑफ ए कॉमन रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इसमें इन प्रॉपर्टी प्लांट में लिख सकते हो, रेवेन्यू में लिख सकते हो, इन्वेंटरी में लिख सकते हो, करंट कंटीजेंट लायबिलिटी एसेट में भी लिख सकते हो। ये कॉमन है। और एक कॉमन क्या है ना, यूनियन और स्टेट के लिए सारे क्या होता है ना, यूनियन और स्टेट के लिए क्या होता है ना, बनाते हैं। ठीक है, तो ये यूनियन और स्टेट के लिए बनाते हैं, ये सारे के लिए भी कॉमन हो गया। तो हमारा 4 पॉइंट हमको मिल गया। पहला पॉइंट है ट्रीटमेंट कैसे होगा अकाउंटिंग का, दूसरा क्या होगा ना, इशू क्या है, तीसरा क्या है, एम क्या है, चौथा क्या गाइडेंस प्रोवाइड करता है। इस तरह और एक बात है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में, ये जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो डिस्क्लोजर में जो ये जो बनाता है स्टैंडर्ड, ये किसी के लिए बनाता है ना, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर होते हैं इसी के लिए, वो उसको जो यूजर होते हैं वो जानेंगे हमारा जो एसेट है ना, पहला कहाँ पर एंटिटी का एसेट इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो सारे इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वो जानना चाहते हैं, तो वो भी उसमें क्या होता है, लिखा होता है। ठीक है, तो इस तरह इन्वेंटरी में भी क्या होता है ना, वो गाइडेंस जो प्रोवाइड करता है, वो जो गाइडेंस प्रोवाइड करता है वो कॉस्ट डिटर्मिनेशन क्या हुआ, कॉस्ट फार्मूला क्या हुआ, और सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, एक्सपेंसेस का जो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन कैसे हुआ वो बताता है। इस तरह हमारा कंप्लीट हो गया प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और इन्वेंटरी। हम देखते हैं रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट एक्सचेंज ट्रांजैक्शन और कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट, उसका क्या है, इंटरलिंक क्या है। इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल यूज होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, प्रिंसिपल, इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, इसमें प्रिंसिपल यूज होता है, इसमें भी प्रिंसिपल फॉलोड होता है। प्रिंसिपल फॉलोड होता है किसी के लिए ना, रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट के लिए। किसी के लिए, रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट के लिए जो हमारा एक्सचेंज ट्रांजैक्शन से जो इनकम होगा उससे क्या होता है ना, रिकॉग्निशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, पहले मैं बता चुका हूँ इस एक्रूअल बेसिस से होता है, ये सारे एक्रूअल बेसिस में होता है, ये भी लिखना।
और ये क्या होता है ना, व्हेन दे ऑकर, कब ये ऑकर होगा इस बात को भी लिखना है। और ये कॉमन बात मैंने पहले बता चुका हूँ, यूनियन के लिए होता है, पायलट स्टडी होता है, इवेंचुअल डेवलपमेंट, कॉमन रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है, अभी नहीं जानना है। तो और कंटीजेंट लाइबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट में क्या आता है, वो डिस्क्लोजर करता है कंटीजेंट एसेट एंड लाइबिलिटी का, किसके लिए ना, यूनियन होता है, स्टेट होता है और यूनियन टेरिटरी के लिए, ठीक है। तो इंश्योर करता है, ये इंश्योर करता है यूनिफॉर्म और अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर। अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर किसका ना, करंट कंटीजेंट एसेट और कंटीजेंट लाइबिलिटी का, ठीक है। और उसका एम भी है, उसका एम क्या है ना, वो डिस्क्लोज करेगा रिस्क एसोसिएट, जो रिस्क है उसको क्या करेगा, जो उसमें रिस्क एसोसिएट है ना उसको डिस्क्लोज करेगा। करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी ना, सॉरी कंटीजेंट एसेट कंटीजेंट लाइबिलिटी में क्या रिस्क है उसको क्या करेगा, वो डिस्क्लोज करेगा इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और क्या डिस्क्लोज करेगा ना, रिस्क कितना कैरी किया है और करंट ना कंटीजेंट एसेट में रिस्क कितना कैरी किया है और कंटीजेंट लाइबिलिटी में, सॉरी कंटीजेंट लाइबिलिटी में कितना रिस्क कैरी किया है और कंटीजेंट एसेट में कितना पॉसिबल एसेट हमको मिल सकता है, वो क्या है। इस तरह हमारा खत्म हो गया। तो लास्ट में क्या था, लास्ट में क्या था ना, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमको कैसे कौन सा मैनर में हमको प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो बताता है। और उसको पहले तो बताया एक्चुअल बेसिस से होता है, और दूसरा क्या है ना, सेट आउट करता है ओवरऑल रिक्वायरमेंट क्या है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रेजेंट स्टेटमेंट को प्रेजेंट करेंगे, उसका ओवरऑल रिक्वायरमेंट क्या है और मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, फॉर कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड गाइडेंस फॉर देयर स्ट्रक्चर। इसी तरह हमारा कंप्लीट होगा। तो हमको 4 बातें लिखना है। पहला ट्रीटमेंट केस क्या होता है, और दूसरा इशू क्या है, तीसरा एम क्या है, चौथे में उसका गाइडेंस जो प्रोवाइड करता है, ठीक है। इस तरह हमारा सारे बात कंप्लीट